नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी का YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि समय आप देख रहे हैं, हालिया एक मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा चर्चा में है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध आरंभ होने के कयास लगाए जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड उनकी पृष्ठभूमि क्या है, पीछे उनका वहां पर भौगोलिक दृश्य क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इन सभी चीजों का, क्यों युद्ध हो रहा है, इन सब के पीछे क्या रीजन है, कौन कौन सी शक्तियां इनके पीछे लगी हुई हैं, कौन कौन से देश दोनों देशों के पीछे लगे हुए हैं, इन सब चीजों को लेकर हम आज बात करेंगे। नाटो क्या है जो कि मेन रीजन है इस युद्ध का, इन सब चीजों का मेन मकसद क्या है, भारत का इसके प्रति क्या रुझान है, कैसे भारत को किस देश के सपोर्ट करना चाहिए, यूक्रेन करना चाहिए, रूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब कई सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस एक लेक्चर में हम सब कुछ कवर कर लेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, रीजन क्या है, कारण क्या है उन युद्ध के, और युद्ध होने से किसका नुकसान ज्यादा है किसका नहीं है, इन सब चीजों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या है रशिया यूक्रेन विवाद। तो चलिए देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो आज से कम 100-150 साल पहले की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर देखा जाए रूस में, तो रूस के एक क्रांतिकारी थे या रशिया क्रांति के जनक जिनको बोला जाता है व्लादिमीर लेनिन, जिससे आप लेनिनवाद जो पढ़ते हैं आप वही व्लादिमीर लेनिन वही महोदय हैं। तो उनका कहना था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना, रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना उसी प्रकार है जैसे शरीर से उसका सिर अलग हो जाना। अर्थात इतना महत्व, यानी शरीर से अगर सिर अलग हो जाए तो फिर शरीर का कुछ काम बचा है, शरीर तो पूरा बेकार है। उसी प्रकार अगर यूक्रेन रशिया से अलग हो जाएगा तो रशिया पूरे तरीके से बेकार है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों उन्होंने ऐसे कहा था, उसके पीछे उनके मैथोलॉजी क्या रही है, उनके विचार क्या रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप देखें कि जो नाटो एक मेन रोल निभा रहा है, नाटो इस युद्ध का एक मेन कड़ी है। ठीक है, नाटो क्या है, नाटो के सदस्य देश कितने हैं, नाटो को कौन फॉलो करता है, कितने देश फॉलो करते हैं, कितने सदस्य देश हैं, स्थापना कब हुई, इन सब चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे। अगर देखा जाए तो 1917 तक या उसके पहले रशिया और यूक्रेन दोनों रशिया अंपायर के थे, यानी पूरा रशिया साम्राज्य था ये पूरा। ठीक है, रशिया साम्राज्य में समाहित था यूक्रेन। और देखा जाए तो रशिया की जो राजधानी थी ये कीव थी, जो कि इस समय आप देखेंगे तो ये जो देश है हमारा यूक्रेन है। तो चलिए पहले हम थोड़ा मैप के माध्यम से समझा दें, उसके बाद आगे हम चलते हैं। ये हमारा यूक्रेन देश है, ये यहाँ पर रशिया है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो बेलारूस आपको मिलेगा, बेलारूस एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। बुखारेस्ट अगर देखा जाए तो बुखारेस्ट राजधानी है रोमानिया की, रोमानिया देश है रोमानिया। ठीक है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। ये यूक्रेन की राजधानी क्यों, ये वो एरिया है क्रीमिया वो एरिया है जो एक अहम भूमिका निभाएगा। इसका भी कहीं न कहीं रीजन है इस युद्ध में। ठीक है, और इधर आएंगे तो आपका इसके नीचे यूक्रेन के नीचे आप आएंगे और रूस के इधर पश्चिम साइड आएंगे तो एक सागर मिलेगा, काला सागर। और यूक्रेन और रशिया के पश्चिम या यूक्रेन के दक्षिण में ही, या आप दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो आपको एक सागर मिलेगा। इस सागर का नाम है आपका एजेव सागर। क्या नाम है, एजेव सागर। लिख देता हूं यहाँ पर ताकि चीजें समझाने में आसान नहीं रहे। अजेव सागर, ठीक है, यह है अजेव सागर। अजेव सागर और काला सागर। अब जब दो सागर हैं तो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई जल संधि यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है केरिच जल संधि। कौन सी जल संधि है, यहीं पर लिख देता हूँ फटाफट ताकि आपको आसानी रहे। केरिच जल संधि, केरिच जल संधि। ठीक, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एक मैप है जिसके माध्यम से आज की सारी बातें मैं सारी चर्चा पर चर्चा आपसे मैं करने वाला हूँ। ठीक है,
तो ये केरी जल संधि एजेव सागर और काला सागर के को जोड़ने का काम करती है, और ये क्रीमिया को रूस से पृथक कर देती है। ठीक, आगे सामने आगे चलिए। अब ये काला सागर है, काला सागर का भी रीजन, इस युद्ध में काला सागर की भी एक भूमिका है। तो इन सब चीजों को आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1917 तक ये आपके रूस और यूक्रेन एक थे, 1917 तक। ठीक है, जो रशिया अंपायर का, ये पूरा रशिया अंपायर था, यूक्रेन तक, बेलारूस वगैरह। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हैं। तो अगर आपको बताऊं कि यहां पर 1917 में रशिया क्रांति शुरू हो गई, उसके बाद ये साम्राज्य बिखर गया, कई सारे टुकड़े हो गए साम्राज्य के। ठीक है, जिससे यूक्रेन खुद स्वतंत्र देश अपने आप को घोषित कर देता है। 1917 की मैं बात कर रहा हूं, और 1917 के बाद मुश्किल से 3 से 4 साल 1920-21 के दौरान यूक्रेन फिर से रशिया में शामिल हो जाता है, और 1922 से लेकर 1991 तक पूरा रशिया रहता है, यूएसएसआर। ठीक, यूएसएसआर। ठीक, ये 1922 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर मेंटेन रहता है। उसके बाद 1991 में ये इसका विभाजन हो जाता है, और यूएसएसआर 15 देशों में विभक्त हो जाता है। उन 15 देशों की अगर मैं बात करूं, तो वो जो 15 देश हैं, उनमें से मध्य एशिया के, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान 5 देश हो गए। उसमें से एक रूस हो गया, फिर यूक्रेन हो गया, फिर बेलारूस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं इसके, आर्मेनिया हो गया, और आर्मेनिया का लाटविया हो गया। लाटविया के बाद आपका एस्टोनिया हो गया, मालदीवा हो गया। ठीक है, ये सारे 15 देशों में ये यूएसएसआर विभक्त हो जाता है। अब अगर बात की जाए कि 1991 तक ये सारे देश अलग हो गए, 15 देश, इनमें से यूक्रेन भी अलग हो जाता है, और यूक्रेन जो है ये स्वतंत्र देश अपने आप को घोषित कर देता है। यूक्रेन में एक घटना होती है जिसको चार्नोबिल घटना के नाम से जानते हैं, चार्नोबिल गैस रिसाव कांड के नाम से भी जानते हैं। ये घटना होती है 26 अप्रैल 1986 के दौरान। 26 अप्रैल 1986 की ये घटना होती है, और यूक्रेन में जो चार्नोबिल जो शहर पड़ता है, जो एरिया पड़ता है, यहाँ पर आज भी लोग बहुत कम रहते हैं। जो लोग रहते भी हैं वो ये मान लीजिए शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हैं। ठीक है, गैस रिसाव कांड हो गया था, और ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि चार्नोबिल गैस रिसाव कांड किस देश में होता या किस देश से संबंधित हो, तो आपको पता होना चाहिए। पेन कॉपी लेकर बैठिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते रहिए। ठीक है, कि 26 अप्रैल 1986 को ये कांड हो जाता है। उसके पहले हमारे देश में 1983 में एक कांड हो जाता है। 3 दिसंबर 1983 को भोपाल गैस त्रासदी कांड होता है। वैसे ही चार्नोबिल एक गैस कांड हो जाता है आपके यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी मैंने आपको बता दिया है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, और सोवियत संघ 1922 से लेकर यूएसएसआर 1991 तक मेंटेन रहता है। उसके बाद 1991 में ये 15 देशों में विभक्त हो जाता है। यूक्रेन अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। उसके बाद की बात अगर देखी जाए तो एक संगठन है नाटो। नाटो एक संगठन है। नाटो की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। लिख देता हूं, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। नाटो का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, समझौता संगठन। ठीक है, तो उस प्रकार, और उस समय इसकी स्थापना होती है शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में इस संगठन को बनाया जाता है। और उस समय इसके 12 सदस्य देश मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। और वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश हैं। अगर आपसे बात की जाए कि 30वां सदस्य कौन सा देश है, तो एक देश आपको पता है यूरोप में है, मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का अंतिम 30वां सदस्य देश बना हुआ है। उसके पहले अगर बात की जाए तो उसके पहले मिंडनाओ था इसका 29वां सदस्य देश। ठीक है,
और इस प्रकार मॉन्टेनेग्रो था और अंतिम तीसरा सदस्य देश इसका था आपका उत्तरी मैसेडोनिया। तो इस प्रकार से नाटो, अब जब यूएसएसआर से 15 देश अलग हुए तो उसमें से जैसे आपके एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये सदस्य यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए, यूरोपीय यूनियन के सदस्य बन गए। उसी प्रकार यूक्रेन भी बनना चाहता था यूरोपीय यूनियन सदस्य। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे और जाएंगे। जो आपका ये क्रीमिया है, ये जो क्रीमिया है यूक्रेन का हिस्सा है। सबसे पहले अगर बात की जाए 1783 के दौरान एक यूएसएसआर की महारानी थी कैथरीन द ग्रेट, उनके अंतर्गत उनके निगरानी में ये पूरा साम्राज्य चलता था। उसके बाद 1954 में क्रीमिया यूक्रेन को दे दिया गया रूस के द्वारा। रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन को दे दिया। अब क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हो गया, यूक्रेन का हिस्सा हो गया। ये क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से तो ये जो एरिया है क्रीमिया वाला एरिया, यहाँ पर कई सारे प्राकृतिक गैस भंडार हैं। वो आपको पता है, अगर प्राकृतिक गैस भंडार मिल जाते हैं तो उस देश का मतलब ये मान लो कि विकास होना अपने आप शुरू हो जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, जिसके तहत, और यहाँ पर कई सारे गैस भंडार है, नेचुरल गैस भंडार है, जिसके चलते ये आर्थिक दृष्टि से काफी बहुमूल्य एरिया बन जाता है। इस प्रकार 1954 में जब ये क्रीमिया यूक्रेन को मिल जाता है, लेकिन 1991 में जब यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हो जाता है, स्वतंत्र देश बन जाता है, उसके बाद फरवरी 2010 में यहाँ पर यूक्रेन में नई गवर्नमेंट बनती है, एक नई सरकार का गठन होता है। उस सरकार के राष्ट्रपति बनते हैं यानुकोविच। यानुकोविच ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बनते हैं। फरवरी 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। ये यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन ये इनका जो झुकाव है ये रशिया की तरफ होता है, रूस की तरफ रहता है। यानी ये उसी बीच फरवरी 2014 के दौरान रूस की आर्मी 2010 में ही ये यूरोपीय संघ में हस्ताक्षर करने के इनके पास प्रस्ताव आता है यानुकोविच के पास, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं, लेकिन इनका झुकाव रूस की तरफ होता है, जिसके चलते ये यूरोपीय संघ में हस्ताक्षर नहीं करते, अर्थात मिलने से मना कि हम यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो यूक्रेन है ये रसिया है, रसिया यानी एशिया, ठीक, या रसिया यानी रूस जो एरिया है ये यूरोप के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो यूएसएसआर के अंतर्गत आता था ये पूरा एरिया, अगर इनको किसको यूरोप के जितने सदस्य देश है यानी नाटो के सदस्य देश, जिसमें नाटो पर कुछ प्रमुख देशों की चलती है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, ऐसे देशों के वहां पर नाटो एक सैन्य संगठन है, तो नाटो का इनकी चलती है इस संगठन में इन देशों की, जिसके चलते अब ये जो देश हैं ये रूस जो है ये मान लो कि रसिया का या पूर्व का एक बहुत ही सशक्त देश है। दो ही देश हैं, एक रूस एक रसिया अमेरिका, जो कहीं पर भी विवाद होता है अपने आप वहां घुस जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान पहले रूस का हिस्सा था, ठीक है, वो इससे यहाँ पर थोड़ा आतंकवादी गतिविधियां शुरू हुई, रूस ने अपना अड्डा जमा लिया, अफगानिस्तान ने फिर अपना अड्डा जमा लिया, अमेरिका ने अफगानिस्तान अपना अड्डा बना लिया कि कहीं रूस का यहाँ कब्जा न हो जाए। जिस प्रकार अमेरिका की देन है वहां पर तालिबान आज हावी है, तालिबान जो शक्ति आज अफगानिस्तान में सशक्त हुई है उसका का पूरा श्रेय अमेरिका को जाता है, जिसके चलते अमेरिका को आप कभी भी इतिहास उठाकर देखिए, अमेरिका आज से पहले सहयोग देने की आपसे बात करेगा, आपका औजार देगा, हथियार देगा, सेना भी भेज देगा आपके पास, लेकिन वक्त आने पर वो आपसे मुकर जाएगा। ठीक है, आप खुद देखिए, रूस एक ऐसा देश है जो अपनी जुबान का पक्का होता है, उसने भारत का सपोर्ट किया है, ठीक है, भारत का उसने पूरा साथ दिया है, जिसके चलते इस सिचुएशन में
जब यूक्रेन और रूस अलग अलग हो जाते हैं, यानी इनके जो मतभेद पैदा हो जाता है, अब वहां ये यानुकोविच के पास फरवरी में, ये फरवरी 2013 में तक ये मेंटेन रहते हैं। फिर उसके बाद 2014 में रूस की आर्मी, यहाँ की गवर्नमेंट बदल जाती है, दूसरे राष्ट्रपति आते हैं, उनका झुकाव यूरोपीय संघ की ओर रहता है। जब वो यूक्रेन यूरोपीय संघ का सदस्य बन जाता है तो रूस की आर्मी क्या करती है, क्रीमिया के जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, बहुमूल्य इमारतें हैं, उन पर अपनी छावनी बना लेती है, अर्थात अपनी सेना फैला देती है, पूरा कब्जा कर लेती है। जिसके चलते अब वहां पर जब कब्जा हो जाता है तो 6 मार्च 2014 को ये जनमत संग्रह कराते हैं यूक्रेन की संसद में या क्रीमिया में जनमत संग्रह कराते हैं, जिससे 97% वोट रूस के हिस्से में जाता है, रूस के फेवर पड़ता है, जिसकी वजह से अब क्रीमिया रूस का हिस्सा हो जाता है। इस प्रकार से क्रीमिया पर अब रूस का हिस्सा कब्जा हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है, ये आप देखिए, ये वाला एरिया, यहाँ हाल ही में जून में भी आक्रमण हुआ है, वहीं से तो शुरू हुआ विवाद सारा। ठीक है, ये वाला एरिया जो है, जो रूस से सटा हुआ है यूक्रेन का, इस पे इसको बोलते हैं डॉनबास, इसको बोलते हैं डॉनबास रीजन। जैसे इस एरिया को क्रीमिया बोलते हैं, इस भूभाग को, तो यूक्रेन की इस पूरी भूभाग को डॉनबास रीजन बोलते हैं। यहाँ पर 2 प्रमुख शहर हैं, एक है डोनेटस्क यहाँ पड़ेगा आपका डोनेटस्क, ठीक है। दूसरा है लुहानस्क यहाँ पड़ेगा लुहानस्क, और डोनेटस्क, ये 2 प्रमुख शहर हैं। अब आप सोचेंगे क्या यूक्रेन के लोग रूस में जाना चाहते हैं? जी हाँ, क्योंकि आप खुद ही सोचे, ये पहले रूस का हिस्सा था, तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक विरासत है, इस यहाँ की बोली, भाषा, रहन सहन, पहनाव, खान पीन, ये सारा रशियन है, जिसकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि यूरोप में जाने से अच्छा हम रूस में ही रहें। तो यहाँ पर भी ये लोग खुद ही चाहते हैं यूक्रेन के कि हम रूस में ही जाएं, जिसके चलते यूक्रेन इधर यूनियन संघ में आना चाहता है, यूरोपियन संघ में। अब समस्या ये है कि जब 1991 से यूक्रेन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, तो इसको लगा कि अब मुझे स्वतंत्रता तो मिल गई है, स्वतंत्रता तो मैंने किसी न किसी प्रकार से पा ली है, लेकिन क्या ये मेरी स्वतंत्रता बनी रहेगी? जिसको बनाए रखने के लिए इसने सोचा कि कुछ तो किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि रूस जब चाहेगा तब मुझ पर आक्रमण करेगा या मुझे डरा धमका कर यूएसएसआर का फिर से सदस्य बना लेगा। अब इनके दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे बचूं। तो इनको लगा कि मैं यूरोपीय संघ का सदस्य बन जाता, यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया, चलिए ठीक है। रूस ने किसी न किसी प्रकार से अपने आप को समझाया, लेकिन क्रीमिया को ले ही लिया। ठीक है, अब यूरोप को लगा कि चलो फ्री में एक यूएसएसआर का एक देश और आ रहा है हमारे यहाँ, हमारी गोद में बैठा है। लेकिन इनको नहीं पता कि गोद में बउआ बेशक है, लेकिन बाप तो कोई दूसरा इसका है, बाप तो रसिया है। वो चाहेगा तो बेटा तुम्हारे हिस्से में जा पाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। तुम्हें लगता है कि तुमने यूरोपीय संघ का सदस्य बना लिया, तुम इनसे नाटो का सदस्य बना लोगे। यूक्रेन भी चाहता है कि हम ऐसे सदस्य से मिल जाए, ऐसे संगठन से मिल जाए कि जब भी यूएसएसआर या रूस हम पे आक्रमण करे, रूस जब भी हम पे आक्रमण करे तो हमें सुरक्षा, हमें डिफेंस प्राप्त हो, जिसकी वजह से ये नाटो का सदस्य बनना चाहता है। नाटो का कहना यह है कि जो इनके 30 सदस्य देश है, अगर इन 30 सदस्य में से किसी भी एक सदस्य पे कोई आंख उठाएगा तो उस एक देश पर आंख नहीं उठ रही, उन 300 देशों पे आंख उठ रही है। समझ गए? यानी उन 300 देशों के मान सम्मान, उनके प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। अर्थात नाटो मतलब अमेरिका, नाटो इज इक्वल टू अमेरिका, अमेरिका इज इक्वल टू नाटो। यानी अगर आपने नाटो में से किसी भी 30 देशों में से किसी भी एक देश पर अगर आपने नजर उठा कर देख ली, उस पर आपने चेतावनी दे दी, तो आपने नाटो को नहीं दिया है, उस देश को नहीं दिया, आपने अमेरिका को डायरेक्ट मतलब चैलेंज कर दिया है।
तो अमेरिका चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं से उस एरिया में जरूर एंट्री कर जाऊं जहां पर रूस से विवाद हो जाए। तो बेचारा फंस गया यूक्रेन, बेचारा यूक्रेन फंस गया। अब यूक्रेन फंस तो गया है, क्योंकि ये जो बेलारूस है, बेलारूस आप देखेंगे मैप में, मैं यहाँ पे बिल्कुल सही मैंने मैप बनाया है, आप फोन हो तो उसमें देखिए, यूक्रेन के जस्ट ऊपर बेलारूस है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। क्या है? मिन्स्क है। तो जब 18 मार्च 2014 को रूस में क्रीमिया मिल गया, ठीक है, रूस के अंतर्गत क्रीमिया आ गया, तो यहां पर बेलारूस पे एक मिन्स्क प्रथम बैठक होती है, जिसमें 12 सूत्री समझौते होते हैं कि ठीक है हम क्रीमिया ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम यूक्रेन में किसी प्रकार कोई वाद विवाद नहीं करेंगे और यूक्रेन भी हमसे कोई वाद विवाद नहीं करेगा, सीमा विवाद विवाद कोई नहीं होगा। ये सब सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है, ये 12 सूत्री समझौता। लेकिन उसके बाद अब फिर से भी जब ये विवाद उठा यूक्रेन का कि ये नाटो में जा रहे हैं, तो रूस ने कहा भाई अगर ये सबक ये नाटो मिल गया तो जो नाटो के 30 सदस्य हैं यानी अमेरिका को पूरा मौका मिल जाएगा यहाँ पर बैठ के रूस पे आक्रमण करने का। ऐसे यूरोप का हिस्सा कहा? यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है पोलैंड, ठीक है। पोलैंड से अगर रूस की राजधानी मॉस्को अगर आप जाएंगे तो आपकी दूरी पड़ेगी 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव से अगर आप मॉस्को जाएंगे तो उसकी राजधानी पड़ेगी लमसम 600 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से 1600 किलोमीटर और 600 किलोमीटर डायरेक्ट 1000 किलोमीटर का अंतर है, डिफरेंट है, ठीक है। जिसमें से जो भी उनके हथियार वगैरह, मिसाइल वगैरह, उनकी मारक क्षमता का, भाई आप 600 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कोई भी बारूद तैयार कर रहे हैं, उससे कम दूरी जहाँ पे और भी ज्यादा अटैक होगा। तो अमेरिका को यानी नाटो यानी अमेरिका को सीधा यहाँ तक आने का मौका मिल जाएगा। और ये रूस चाहता नहीं कि अमेरिका उसके इर्द गिर्द आए, इसलिए रूस ने यूक्रेन को बता दिया कि बेटा तुम अगर नाटो के सदस्य बनोगे तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नक्शे में यूक्रेन नामक शब्द खत्म हो जाएगा, फिर ये जो यूक्रेन है ना ये पूरा रूस हो जाएगा, बच्चा समझ लो। लेकिन यूक्रेन के साथ मिल गया अमेरिका यानी नाटो। अब वो यूक्रेन को धीरे धीरे पुचकार रहा है, ये देखो तुम्हारी स्वतंत्रता भंग हो रही है, तुम स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र होने के बावजूद भी तुम स्वतंत्र नहीं हो बेटा, तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, चलो हमारे साथ आओ। तो इसलिए यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, जबकि रूस ये चाहता है कि नाटो के सदस्य न बनो, बाकी तुम्हें जो भी कुछ करना करते रहो। अब जैसे अगर अब आप देखें कि ये इतना समझ में आ गया आपका रीजन क्या है, मेन कारण है नाटो। ये यहाँ पर है काला सागर, यूक्रेन के दक्षिण में आप जाएंगे काला सागर मिलेगा, काला सागर। और यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में एक छोटा सागर एजेव सागर, ये एजेव सागर और काला सागर के एक जलसंधि जोड़ती है जिसको बोलते हैं केरिच जलसंधि। केरिच जलसंधि काला सागर को एजेव सागर से जोड़ देती है, ठीक। काला सागर के तट पर 6 देश हैं, यानी 6 देश सीमा साझा करते हैं काला सागर से। जैसे एक तो रूस हो गया, दूसरा यूक्रेन हो गया, ठीक है, रूस यूक्रेन 2 हो गए, बचे कितने? 4। अब उन 4 में कौन कौन से हैं? जॉर्जिया कॉकेकस कंट्री में 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। प्लस यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया भी काला सागर सीमा साझा करता है, ठीक है। बुल्गारिया और टर्की यानी तुर्की जिसको हिंदी में बोलते हैं, और जॉर्जिया, ये 6 सदस्य देश तो काला सागर सीमा साझा करते हैं। 6 सदस्य देशों, ये जो 6 देश हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो कॉकेकस कंट्री में कितने? 3 हैं, कौन कौन से हैं? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। और काला सागर में यूक्रेन, रूस 2 हो गए, रोमानिया 3 हो गया, ठीक है, जॉर्जिया 4 हो गया, टर्की 5 हो गया, ठीक है, और बुल्गारिया 6 हो गए, 6 सदस्य देश। अब अगर देखिए यहाँ पर मैं बना नहीं पाया, यहाँ पर तुर्की, अगर आपको काला सागर, भूमध्य सागर से अगर आपको काला सागर आना है तो एक जलसंधि पड़ती, बास्पोरस जलसंधि। कौन सी जलसंधि पड़ती है? बास्पोरस जलसंधि जो है काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ सकती है। एक याद है, भूमध्य सागर काला सागर के बीच में एक सागर है मरमरा सागर, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ती है कौन? बास्पोरस जलसंधि, क्लियर। तो बास्पोरस जलसंधि से अगर आपको काला सागर आना है तो तुर्की से आपको परमिट लेनी पड़ेगी,
किससे? तुर्की से, यानी टर्की से, इंग्लिश में टर्की बोलते हैं, उससे आपको परमिट लेनी पड़ेगी। तो रूस ने कहा कि क्या अमेरिका टर्की से क्या काला सागर में तो रूस आ रहा है, और अगर अमेरिका आ रहा है टर्की से, तो टर्की ने कहा अगर अमेरिका को यहाँ पर आना है काला सागर में अपने नौसेना को लेकर, तो उसको पहले 15 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है टर्की से, भैया मुझे काला सागर में जाना, एंट्री दो। उसकी इच्छा होगी तो देगा, इच्छा नहीं होगी तो नहीं देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो काला सागर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप काला सागर में आ गए तो यानी कि आप रूस के तट पर आ गए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब अगर आप देखें कि ये जो है यूक्रेन में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति अगर देखी जाए, इसकी राजधानी कीव है। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति इस समय है वो है वोलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक, और वर्तमान के यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो है डेनिस शिमिगल महोदय। डेनिस शिमिगल महोदय जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और यूक्रेन को कैपिटल ऑफ कैफे बोलते हैं, यहाँ पर जगह जगह पर कैफे है। ठीक, ये सारी चीजें यूक्रेन से संबंधित। अब अगर देखा जाए कि भारत की भूमिका क्या है इसमें, किसकी? भारत की भूमिका। तो भारत की भूमिका अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो भारत ना तो यूक्रेन की तरफ है ना ही रूस की तरफ है। ठीक, यूक्रेन की तरफ होने का मतलब अमेरिका यानी नाटो की तरफ, अमेरिका की ओर चला जाएगा। और अमेरिका कभी विश्वासपूर्ण देश बन नहीं पाया, किसी का विश्वास आज तक दुनिया में अमेरिका जीत नहीं पाया है। जबरदस्ती अजय घुस जाता है, पैसा रुपया इसलिए। ठीक है, इसलिए यूक्रेन की तरफ जाना बुद्धिमान नहीं, बल्कि यूक्रेन भी हमारा एक अच्छा व्यापारिक देश है, अच्छे व्यापार होते हैं हमारे यूक्रेन से, और रूस से भी अच्छे व्यापार होते हैं हमारे, और पुराने संबंध है रूस से हमारे। जबकि आपको पता है कि 1971 से जब युद्ध हुआ तो उस समय अमेरिका जब एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से आ गया था, तो रूस की वजह से अमेरिका रुक गया था, अपना 7वां बेड़ा लेकर रुक गया था, रूस की वजह से केवल। और जो हमारे पुराने संबंध उनको बना के रखना चाहिए, इसलिए भारत किसी की तरफ से भी अभी नहीं दखलंदाजी दे रहा है, और देना भी नहीं चाहिए। अपने पुराने मित्र को छोड़ना मतलब अपने के साथ दगा करने के समान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। भारत की जो प्राकृतिक गैस है वो ज्यादातर रूस से ले लेते हैं। अरब से आप देखिए, आज की बात जब 2-3 ऑप्शन होंगे ना तो आप ठगे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तीसरा सही। लेकिन जब आपके पास एक ही ले दे के काम है ऑप्शन, तो वो तो जिद अपनी मनमर्जी के मुताबिक देगा। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है हम रूस से ले लेते हैं, जरूरत पड़ती खाड़ी देशों से ले लेते हैं, गैस वगैरह पेट्रोलियम वगैरह, समझ गए ये सारी चीजें। हम रूस से भी आर्मी इक्विपमेंट ले लेते हैं। ठीक है, सुखोई है, ये ऐसे है ना, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से लिए मैंने। अमेरिका से अगर हम कुछ भी लेने जाते हैं, अगर उसने कहा भैया हम नहीं देंगे, तो ठीक है तुम नहीं दोगे, हम रूस से ले लेंगे। रूस से कहा भैया दे दीजिए, रूस ने कहा नहीं देंगे, चलो ठीक हम फ्रांस से ले लेंगे। ठीक है, ये अगर आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं तो लोग चाहते हैं कि आप उनसे पूछें, उनसे चीज लें। ठीक है, तो इस समय भारत की जो कूटनीतिज्ञ है, इस समय थोड़ा इस पे ध्यान देना होगा भारत को। और प्लस भारत इस समय पंचशील सिद्धांत के नियम का पालन कर रहा है, जिसके चलते वो वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपना रहा है। ठीक, भारत और रूस के डिफेंस पार्टनरशिप काफी अच्छी है। और दूसरी चीज अगर देखी जाए तो यूक्रेन को अनाज की टोकरी कहते हैं। यूक्रेन और रूस दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जो कि 30% अनाज अकेले उत्पादित करते हैं, दुनिया का 30%। समझ गए, यूक्रेन काफी डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है यूक्रेन। और रूस भी, अमेरिका चाह रहा है कि हम रूस से संबंध बिगाड़ दें, लोग व्यापार उसका बंद कर दें। अरे यार, व्यापार क्या बंद करोगे? रूस से अगर किसी का आयात निर्यात यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार बंद हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे देश जो भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे, भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। जो लोग, वो देश क्या रूस का साथ छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर आप संपन्न है, पैसे रुपए के मामले में तो अमेरिका बहुत पीछे, रूस से बहुत पीछे। रूस अकेला ऐसा है, रूस के साथ चीन है, रूस के साथ उत्तरी कोरिया से कोई नहीं पंगा लेता, क्योंकि उनको पता है वो तो जेब में परमाणु बम लिए घूम रहा है। बुलाओ और लड़ो के लो,
फेंक दिया उसने परमाणु बम, कहानी खत्म। ये सारी चीजें जो है इस, तो आप एक चीज देखिए कि भारत की जो स्थिति इस समय वो एक असमंजसपूर्ण स्थिति है। आप अमेरिका जैसी कूटनीति का पालन करें, क्योंकि अमेरिका क्या करता था, जब भी आप प्रथम विश्व युद्ध देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध देखिए, अमेरिका ने कभी लड़ाई नहीं की है, अमेरिका ने शस्त्र बेचे हैं, गोला बारूद बेचा है और बेच बेच के अमीर हो गया। भारत को भी यही करना चाहिए, ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि लो भैया गोला बारूद ले जाओ, अच्छा रूस वाले हो ले जाओ, तुम हो ले जाओ, तुम तो पुराने मित्र हो, अच्छा यूक्रेन तुम तो नए मित्र हो, तुम तो जरूर ले जाओ यार, ठीक है। तो इसने अपना व्यापार इसे बढ़ा देना चाहिए, गोला बारूद बढ़ाओ बेचो, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और अमेरिका ने यही किया है। वैसे अमेरिका के मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, जो भी कुछ करो ऐसा करना चाहिए जिससे विश्वास बना रहे। तो इसलिए कभी पुराने मित्र के साथ, पुराने लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करना। तो ये रहा मेन रीजन क्या है यूक्रेन का विवाद का रूस से, वो है असली रीजन कि नाटो। अगर यूक्रेन नाटो के सदस्य, अगर आज कह दे कि मैं नाटो की सदस्यता नहीं ग्रहण करूंगा, तुरंत युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन वो चाहने क्यों? क्योंकि उसके पीछे वो लगे ना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सारे देश वो लगे। जबकि आपको ये जानकर अचरज होगा कि यूरोप की 40% गैस रूस से आती है, 40% यूरोप की, क्योंकि यूरोप एक ठंडा मुल्क है, ठंडा महाद्वीप है। तो वहां पर लोग घर को ठंडा गर्म करने के लिए जो रूम हीटर वीटर चलाते हैं वो सब गैस है, यानी वहां पर डीजल पेट्रोल से ज्यादा गैस का इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है। तो इसलिए अगर रूस का अंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप हो रहा है तो उसका सबसे ज्यादा लॉस यूरोप की होगा। अमेरिका को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। वो तो वहां देखो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। वो तो सदैव दूसरे को अपना मोहरा बनाकर लड़ता है, दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करता है, कभी विश्वास जीत नहीं पाया। चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अभी अब हालिया मुद्दा ले लो, यूक्रेन ले लीजिए, इन सब कहीं कुछ समझ रहा उससे। जिस समय वहां के प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडन से कुछ नहीं समझना, ना समझेगा, अमेरिका तक नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो इस प्रकार से उम्मीद है आके समझ में आ गया होगा रीजन क्या है, मुद्दा क्या है असल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अब अगला लेक्चर में आपके लिए जो करंट का है वो है हिजाब पे अगला लेक्चर में आपको दूंगा, ताकि उसके भी भौगोलिक, उसका भी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो सारी चीजें आपको उठाकर आपको वहां से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपसे का कि इसको कितने लाइक्स, कितने सब्सक्राइब, कितने शेयर्स करते हैं आप लोग। और आप लोगों से उम्मीद है कि लेक्चर आपके बखूबी समझ में आएगा, और थोड़ा मैप का सहारा लीजिएगा। मैंने तो यहाँ पर रफली समझाने की वजह मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ऑक्सफोर्ड रखिए अपने पास, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।